अब तो नहीं आएगा ना कोई, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, क्या कर रहे थे हम लास्ट? हम देख रहे थे आपका लोकसभा की शक्तियां पढ़ रहे थे ना। चलो फिलहाल अभी पुराना जिसने पढ़ा उसमें रिवीजन किया होगा आप लोगों ने, आई होप सो किया होगा। तो कोई डाउट? अगर रिवीजन किया होगा तो साफ साफ बोल दो कि मैम नहीं किया हमने रिवीजन, हमारे बस की नहीं है पढ़ना। 4 अक्टूबर याद रखना। अपर पीसीएस जो जो एलिजिबल है, कौन कौन है यहाँ पे एलिजिबल इस बार पेपर देने के लिए? तुम हो, बाकी तुम्हारा भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ अभी? फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर? अभी तो अच्छा, अभी 21 भी नहीं हुई एज। ओहो, तो क्या गारंटी कि अगले साल होगा एग्जाम? क्या गारंटी है? फिर यूपीएससी में शिफ्ट हो जाओगे और यूपीएससी वाले पीसीएस में। यूपी पीसीएस भी दिया करो प्रैक्टिस के लिए, जीएस की प्रैक्टिस के लिए, खाली प्रैक्टिस के लिए। पेपर तो भले उसका कहाँ होगा पेपर, फिर तुम्हें यूपी में देना पड़ेगा, यहाँ तो होगा नहीं। दे सकते हो, यूपी वाले उत्तराखंड पीसीएस दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस, बाकी अदर नहीं। ना वो ग्रुप सी दे सकते, अदर स्टेट वाले सिर्फ अपर पीसीएस को दे सकते हैं, और तुम भी अदर स्टेट के पीसीएस दे सकते हो। बट मेनली जो है पीसीएस यूपी पीसीएस के देना, क्योंकि यूपी पीसीएस खुली चुनौती देता है कि आओ हमारे स्टेट में, तुम पे हिम्मत है हमको हमारे एग्जाम को क्रैक करने की तो करो। तुम अदर स्टेट वाला उत्तराखंड का आरओ नहीं भर सकता, तुम आरओ भर सकते हो यूपी का। तो प्रैक्टिस के लिए दिया करो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। खैर प्रैक्टिस के लिए क्या देना, तुम तो प्रैक्टिस सेट ही नहीं लगाते। चलो फिलहाल हम बात करते हैं पावर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा पढ़ा हमने, लोकसभा का स्पीकर पढ़ा, लोकसभा का वॉइस स्पीकर पढ़ा, लोकसभा का महासचिव पढ़ा, है ना। अब इधर लिखेंगे हम पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा और विधानसभा की क्या क्या शक्तियां होंगी, तो अब हम उन शक्तियों को डिसाइड करेंगे। अब उन शक्तियों को हमने डिसाइड करना है, तो उन शक्तियों में क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी, पहला हम देखेंगे पावर टू मेक लॉज, कानून बनाने की शक्ति। सबसे पहली हम पावर देखेंगे कानून बनाने की शक्ति। सेम इधर भी हेडिंग डालेंगे, कानून बनाने की शक्ति। कानून कितने प्रकार के होते हैं दीक्षा? बिल जो मैंने बताया था ना, बिल कितने टाइप्स के होते हैं बिल? बिल जो है कितने प्रकार के होते हैं, यही पूछ रही हूँ मैं। विधेयक पढ़ाया था, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं नंदनी? नवीन? हाँ, आगे फाइनेंशियल बिल और अनुदीप? ऑर्डिनरी बिल, हाँ पहला ऑर्डिनरी बिल। सामान्य विधेयक, पहला तो सही बोला, सामान्य विधेयक यानी कि सपना जी बताइए, कौन बोला ये? वेरी गुड। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी एक ही है, तो दोनों एक ही में ही आएंगे, यानी कि मनी बिल को क्या कहेंगे हम? हाँ, धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, विधेयक। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल,
संविधान संशोधन विधेयक। आई बात समझ में? ये आपके 3 प्रकार के बिल, लिखो इसे। चलो इसको तो एक काम करो, लिखो मत, आप रफ में लिखो, इनको रफ बनाओ नोट्स और रफ में लिखो, फिर मैं समझाती हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो पावर टू मेक लॉस, कानून बनाने की शक्ति किसकी है? लोकसभा की। अब लोकसभा की कानून बनाने की शक्ति है, तो कानून कैसे बनता है दीक्षा जी बताइए? कई बार प्रोसेस बता चुकी हूँ, बताओ। हाँ बोलो। सदस्य होते बस। अनुदीप बताओ कानून कैसे बनता है? कोई विधेयक है, कोई बिल है, वो कानून कैसे बनता है? आगे। और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। क्या बोला मैंने? कोई भी बिल तब बनता है जब वो पहले लोकसभा से जाएगा, बिल लोकसभा से जाएगा, राज्यसभा में जाएगा और प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर हो जाए, तो वो कोई भी बिल क्या बन जाएगा? आपका कानून बन जाएगा। अब वो कानून कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के। सामान्य विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल यानी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो सामान्य विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक पावरफुल होता है। सामान्य विधेयक के संबंध में लोकसभा अधिक पावरफुल होता है। कैसे कैसे पावरफुल होता है? कौन मुझे बताएगा कैसे पावरफुल होता है? अगर मैं बात करूं पावरफुल की, मान लो ये सामान्य विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया है और वो राज्यसभा में गया। आई बात समझ में? अब राज्यसभा में ये कंडीशन है कि राज्यसभा उस विधेयक को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए रोक सकती है। आई बात समझ में? अगर 6 महीने तक राज्यसभा ने उस बिल को राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए नहीं भेजा, तो वो बिल अपने आप में क्या बोला जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। कर ही नहीं सकती ना, कर देगी तो वो अपने आप। देखो, सामान्य विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है। अगर लोकसभा ने राज्यसभा में भेज दिया तो राज्यसभा को 6 महीने के अंदर अंदर उससे जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जो प्रेसिडेंट ऑफिस होता है वहां भेजना ही होता है। और अगर नहीं भेजा तो लोकसभा अपने आप जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर करवा देगी। आई बात समझ में? तो सामान्य विधेयक के संबंध में राज्यसभा जो है पावरफुल नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि लोकसभा जो है यहाँ पे पावरफुल दिख रही है। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया उस बिल को और राज्यसभा उस बिल को 6 महीने के अंदर अंदर पारित नहीं कर रही है, तो वो बिल अपने आप ही राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? पूछो, कुछ पूछना तुम्हें लग। हाँ, पहली बार तो तुम क्वेश्चन पूछ रही हो। हाँ, तो अपने आप मतलब ये है, अपने आप मतलब कि लोकसभा के मेंबर जो है खुद राष्ट्रपति को बोलेंगे कि भाई अब तुम क्या कर दो, इस पर सिग्नेचर कर दो। अपने आप वो पैदल चल के थोड़ी जाएगा। अपने आप मतलब ये है कि लोकसभा के मेंबर जो है राष्ट्रपति के पास जाएंगे और सिग्नेचर करने के लिए बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? तो अगर मैं बात करूं सामान्य विधेयक के संबंध में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है किससे? राज्यसभा से। 6 महीने के अंदर अंदर अगर उससे पारित नहीं करवाया तो लोकसभा खुद से इसको पारित करवा देगी। यानी कि आप बोल के चलो कि वो बिल जो है अपने आप राष्ट्रपति के पास जाएगा। अपने आप मतलब कि उसमें बीच में राज्यसभा की कोई हमें मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की मोहलत है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है तुम्हें क्या करना है, उसको पारित करना है। ऑर्डिनरी बिल जो नॉर्मल बिल होते हैं, कोई कानून बना रहे हैं हम, क्राइम से रिलेटेड कानून बना रहे हैं। अब उस कानून को बनाने के लिए एक बिल जाएगा ना, पहले बिल बनेगा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा कि हाँ भाई हम इसमें ये प्रोविजन डाल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अगर 18 साल से कम बच्चे ने अगर ये जुल्म किया है तो इस जुल्म में इसको क्या क्या जो है यहाँ पे दंड मिलना चाहिए। इस तरीके से और भी सारी चीजें रहती है उसमें। अब वो बिल जो है
लोकसभा भी पारित करवाएगी, और अगर राज्यसभा ने प्रोसेस में नहीं लिया, राज्यसभा ने पारित नहीं करवाया, तो वो बिल पे अपने आप जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये होता है ना कि अगर तुम्हें संविधान में कोई क्लॉजेस जोड़ने, आर्टिकल से उसमें क्लॉजेस जोड़ने हैं, कानून बिल जो है दो तरीके के होते हैं, ये तो होते ही है। एक होता है संविधान संशोधन और एक लीगल। लीगल में जैसे आपका राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, है ना, जैसे आपका नीति आयोग बना है, तो नीति आयोग कोई बिल से नहीं बना हुआ है। नीति आयोग आपको पता है 5 ईयर प्लान की जगह पे बना है नीति आयोग। तो नीति आयोग कैसे बना, वो एक जो है यहाँ पे कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बना हुआ है। तो कुछ बिल जो है आपके कैसे बनते हैं, लीगल, सिर्फ कानूनी रूप से, कि कुछ कानून में आते हैं और कुछ संविधान में आते हैं। तो जो संविधान में आते हैं वो संविधान संशोधन के तहत जोड़े जाते हैं, और जो संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़े जाते वो कैसे आते हैं, कानूनी आते हैं, लीगल आते हैं। आई बात समझ में? दो तरीके। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के कंसेप्ट में देखा जाए, ऑर्डिनरी बिल के रूप में देखा जाए, तो यहाँ पे पावरफुल कौन हो गया, लोकसभा। लोकसभा से अगर बिल पास हो गया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो वो राष्ट्रपति में अपने आप सिग्नेचर के लिए पहुंच जाएगा। यानी कि सामान्य विधेयक के संबंध में लोकसभा आपकी क्या दिख रही है, आपको पावरफुल दिख रही है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में भी पावरफुल है लोकसभा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से ही तो लोकसभा में सबसे पहले बिल लाया जाता है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के लोकसभा में बिल नहीं लाया जा सकता है ना। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल की मैं बात करूं, तो मनी बिल और फाइनेंस बिल के मामले में भी लोकसभा आपको अधिक पावरफुल दिख रही है, क्योंकि लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल के संबंध में देखो क्या है, संविधान संशोधन किसी से भी लाया जा सकता है, वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। आई बात समझ में? दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जो ये बिल होता है, इसको संसद जो है 1 माह के भीतर भीतर क्या कर दे, सॉरी संविधान संशोधन नहीं आएगा यहाँ पे आएगा इमरजेंसी। मैं भी संविधान संशोधन लिखा रही हूँ, यहाँ पे आएगा इमरजेंसी ना, संविधान संशोधन गलत लिख दिया, इमरजेंसी। आई बात समझ में? इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इमरजेंसी का बिल है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। आई बात समझ में? लेकिन जब भारत में कोई आक्रमण कर रहा है, क्या तुम 6-7 महीने तक एक बिल को पास नहीं करवा पाओगे? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोविजन है कि अगर इमरजेंसी लग रही है, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल है, चाहे वो आपका क्या हो, हाँ तीनों हो तो क्या, नेशनल इमरजेंसी है, इन तीनों इमरजेंसियों को आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपके देश में बन रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा को यानी कि दोनों को 1 महीने के अंदर जो है उसको उस बिल को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजना होगा। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो आपका आपातकाल का बिल है उसको पारित करवाना होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे देखा हमने कि पावर टू मेक लॉज। अब जो है यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो जाएगी, बस ये वाला प्रोविजन यहाँ नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर? इतना क्लियर हुआ ना कि इमरजेंसी से रिलेटेड जो है बिल आपका कहाँ नहीं आता भाई, विधानसभा में नहीं आता। बाकी सामान्य विधेयक और मनी बिल, धन विधेयक के संबंध में आपका अगेन जो विधानसभा पावरफुल होगा, विधान परिषद उसको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि बहुत कितने 6 राज्यों में बस आपकी विधान परिषद है, बाकी के जो आपके 22 राज्यों में आपकी विधान परिषद ही नहीं है। इस कंडीशन में क्लियर हो रहा है सबको? नंदिनी को तो क्लियर हो रहा है भाई, वो सबसे पहले यस मैम बोल रही है। नंदिनी मुझे लगता है पढ़ने लगी है अब, अच्छी बात है, चेंजेस लाने चाहिए। चलिए तो ये पॉइंट याद रहेगा कि जो है साधारण विधेयक के संबंध में आपके राज्यसभा के पास कोई भी जो है यहाँ पे कोई भी शक्ति नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरा, अगर लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ तो लोकसभा में भी अगर क्या होगा यहाँ पे तो लोकसभा में भी अगेन जो है यहाँ पे आर्टिकल, मेरी जो है ना गाड़ी बार आर्टिकल से आके अटक जाती है और उस गाड़ी को एक्सेलरेट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। Now we will tell me
कि आर्टिकल 108 क्या कहता है। अरे चुप क्यों हो जाते हो तुम लोग क्वेश्चन पूछने पे। मैंने क्या पूछा? नहीं, तुम नहीं बोलोगे आंसर। सपना और नवीन को छोड़ के आंसर बाकी सब देंगे, और मेरे ख्याल से रिया भी नहीं देगी आंसर। तो फिर बच्चे 3 लोग, मैं 3 लोगों से पूछती हूँ। बोलो जोर से जिसको पता है, अब बोलो जिसको पता है। अब तो मैंने लीनियंसी दे दी 108। ज्वाइंट मीटिंग ना, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग। याद करो ये आर्टिकल 108 पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी हूं मैं। 108 108 क्या होता है? ज्वाइंट मीटिंग तो होता है, लेकिन एम्बुलेंस तो 108 ज्वाइंट मीटिंग। भाई जब कोई भी विधेयक, जब राष्ट्रपति सॉरी कोई बिल है, उस पर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा उसको प्रोसेस नहीं कर रहे, प्रस्तुत नहीं कर रहे, पारित नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है आपका क्या करता है? ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है। किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है। अब वो क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स है, लोकसभा आपकी सरकार है, तो ज्वाइंट मीटिंग का अधिकार किसको है भाई? यहाँ पे लोकसभा स्पीकर को। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका लोकसभा है वो आपको पावरफुल दिख रही है। ज्वाइंट मीटिंग का प्रोविजन भी आपकी लोकसभा में है। अगर बात करी जाए तो ज्वाइंट मीटिंग अगर राष्ट्रपति करवाता है तो लोकसभा स्पीकर जो है उसको क्या करता है? अध्यक्षता करता है, उसका अध्यक्षता करता है, क्योंकि मेंबर्स जो है लोकसभा में ज्यादा है। लोकसभा में कितने मेंबर्स है? 540। और राज्यसभा में बताओ, राज्यसभा में कितने बोलो? 243। और बाकी के नॉमिनेटेड कितने राज्यसभा में मेंबर्स है? 12। चलिए, साधारण विधेयक भी देख लिया हमने, संयुक्त बैठक भी देख लिया हमने, और हमने ये भी देख लिया कि मनी बिल से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस से संबंधित आपकी जो है यहाँ पे क्या क्या चीजें। अब भाई ज्वाइंट मीटिंग का प्रोविजन यहाँ तो नहीं होगा, तो जो चीज में क्रॉस करवाती है उसके लिए तुम स्पेस छोड़ दिया करो ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए, ज्वाइंट मीटिंग का प्रोविजन ये। चलिए, वित्तीय शक्ति बता चुकी हूँ। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम क्या लिखेंगे हम इसमें? नियंत्रण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? याद नहीं आ रहा। हाँ, कुछ कुछ शब्द ना एक बार गायब हो जाते हैं माइंड से। कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। हाँ जी भाई, बातें क्यों हो रही है? मैंने तुम्हें एक पॉइंट नोट करवाया था उस दिन, ध्यान रखो। ये मैंने बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अगर सिंगल रूप में देखा जाए तो सिंगल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी अकाउंटेबल होती, आंसरेबल होती है। और अगर ग्रुप में देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रेसिडेंट। मुझे सबके चेहरे कंफ्यूजिंग क्यों लग रहे? देखो, कार्यपालिका में आपके कौन कौन आते हैं? है ना, ये सब आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं। लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होते हैं। और ये अकाउंटेबिलिटी का रीजन क्या होगा कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि सरकार खुद के प्रति सरकार उत्तरदायी हो जाएगी, ऐसे कैसे? कानून आपने बनाया और आप अपने एक बनाए हुए कानून के प्रति आंसरेबल है कि मैंने ये क्यों किया, तो ये तो आपको भी पता है क्यों किया। दिमाग लगाओ जरा, सोचो, अपने दिमाग के जो पुर्जे होते हैं ना उनको खोल। हाँ, क्योंकि लोकसभा में ओपोनेंट भी तो रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आप काम करोगे आपके किए गए काम पे क्वेश्चन करने का काम किसका होगा? जो अपोजिशन है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है ना। तो कई पार्टीज है आपकी जो है यहाँ पे, 6 पार्टीज तो बड़े लेवल पे है, लेकिन छोटी छोटी पार्टीज भी तो है। तो सभी जो है यहाँ पे, वैसे तो पार्टीज बहुत सारी है पर नहीं, हर पार्टी का लीडर होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन में तो सबसे बड़ा राहुल गांधी है ना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मैं मंत्रियों की बात कर रही हूँ ना, कि उस लोकसभा में मंत्री भी तो होते हैं, अपोजिशन के मंत्री होंगे। जरूरी थोड़ी इंडिया में सब जगह बीजेपी की सरकार है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सरकार है ना। तो यहाँ पे आपके लोकसभा में आपके क्या होंगे? अपोजिशन के भी तो होंगे। जब अपोजिशन वाले आपसे प्रश्न करेंगे तो आपका दायित्व बनता है भाई कि आप उनको क्या करें, आंसर करें। तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का मेन रोल हो जाता है। तो लोकसभा भी तो आप देखो, लोकसभा का एग्जीक्यूटिव पे क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रही है। लोकसभा आपकी एग्जीक्यूटिव पे नियंत्रण कर रही है भाई। किस प्रकार से? एग्जीक्यूटिव के मेन हेड कौन है? आपके प्रधानमंत्री। आई बात समझ में? भले ही हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति कैसा आपका? संवैधानिक है। एक्चुअल लीडर कौन है? उस राष्ट्रपति को भी तो किसी ने नियंत्रित किया गया, उस राष्ट्रपति को भी किसने नियंत्रण किया गया? पीएम और उसके मंत्रिपरिषद। अगर राष्ट्रपति किसी अलग अलग एरिया में आपका अपॉइंट करता है लोगों को, तो किसके कहने पे? जिसकी सरकार है। पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद के कहने पे। वो पपेट किसका है? पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पर भी उसका जो है, लोकसभा के एग्जीक्यूटिव पर भी क्या हो रहा है? नियंत्रण हो रहा है। एग्जीक्यूटिव में भले तमाम तरीके के लोग आ जाए, लेकिन मेन जो है एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? मंत्री और उसकी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। लोकसभा के प्रति क्या हो रहा है? वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो रहे हैं, आंसरेबल हो रहे हैं। आई बात समझ में? पीछे नवीन कोई क्वेश्चन? अनुदीप कोई क्वेश्चन? सेम चीज इधर। अब देखो, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं करवा रही तो ऑब्वियसली बात है कि तुम यहाँ अपने आप में समझ जाओगे कि विधानसभा विधान परिषद आ जाएगा वहां पे। इधर अगर प्रधानमंत्री आ रहा है, उसकी मंत्रिपरिषद आ रही, तो उधर आपका सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद आ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, लोकसभा है वो, 1.5 नहीं है। लोकसभा है वो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। 1.5 क्यों लिखना है मैंने? यहाँ पे कोई वॉर थोड़ी हो रही है। जब वॉर होती है ना, तो वॉर को इंडिकेट करने के लिए होता है कि हम कितने की वॉर कर रहे हैं। कितने की वॉर? मेनली जो है वॉर के लिए मैंने आपको 2.5 का भी तो बताया था कि 2 एनिमी तो लड़ रहे हैं, लेकिन 0.5 तुम अपने देश के अंदर भी तो समझ सकते हो कि अपनी सरकार के प्रति अगेंस्ट में भी हो जाते हैं बहुत से लोग, है ना। चलो फिलहाल यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हम। चलिए, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का पद कब तक बना रहेगा लोकसभा में? भाई अब तो तुम संसद पढ़ने लगे हो, तुम्हें पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का जो पद है वो कब तक बना रहेगा। मेजोरिटी, बिल्कुल सही। तो जब तक जो है कार्यकाल कब तक रहेगा? जब तक पार्टी की मेजोरिटी, यानी कि आपकी क्या बोल सकते हैं हम उसको, टेन्योर है। जब तक कार्यकाल है तब तक आपका मंत्री और उसके प्रधानमंत्री का पद जो है यहाँ पे बना रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आता है। अब जो है यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ अकाउंटेबल है ना, अकाउंटेबिलिटी है, नियंत्रण है, तो नियंत्रण किस तरीके से है भाई? नियंत्रण की मैं बात करूँ तो नियंत्रण किस तरीके से हो रहा है?
नियंत्रण कैसे हो रहा है, अकाउंटेबल है, लेकिन कैसे भाई, जब उनसे क्वेश्चन होगा। अब जब आप संसद पढ़ोगे ना, तो संसद में आपका आता है प्रश्नकाल, शून्यकाल पढ़ेगी। प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक रहता है। 0 आवर सिर्फ 12 बजे वाले को टाइम को बोलते हैं, और उसके बाद फिर 2 बजे तक की अलग प्रक्रिया होती है। तो जब आप संसद पढ़ोगे, संसद की जब लोकसभा राज्यसभा की प्रक्रिया पढ़ोगे, तो वहां पे आप लोग देखोगे, तो एक होता है आपका क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल वो काल होता है, यानी कि क्वेश्चन आवर वो टाइम होता है जब आपके जो ऑपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, आपकी पॉलिसीज पे, आपके लॉज पे, आपकी योजनाओं पे, इन सब पर आपका क्वेश्चंस किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंत्री परिषद किस तरीके से आंसरेबल हो रही है। आई बात समझ में? चलिए, स्पीकर, अब ये तो भगवान जाने कि कैसे माइक बंद किया जाता है, लेकिन हाँ ये बोला स्पीकर, ये बोलता है कि बस आपका समय खत्म हो गया, अब दूसरे को मौका दे दो। माइक बंद भी होता है, नीचे से जो होते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी कि स्पीकर बैठा तो स्पीकर बस वो है सबसे बड़ा, स्पीकर सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी तो है कुछ लोग जो पूरी लोकसभा को कंट्रोल कर रहे हैं। चिढ़ता तो है, हाँ वो बोल देता है ना कि बस माइक बंद होता है, होता होगा माइक बंद भी। हाँ तो माइक बंद होता है तो नीचे से कंट्रोलर करता होगा भाई, वही तो देता होगा उनको आदेश भी। वो उसके पास इतने सारे बटन थोड़े रहेंगे, उतने सारे बटन रहेंगे तो बटनों के बीच ही घिरा रहेगा फिर, उसको क्या पता कि कौन सा बटन किसका है। ऐसा भी नहीं होता है ना, तो फिर ऑपोजिशन का अगर लीडर बोल रहा है तो अब ऑपोजिशन को भी तो बोलने का मौका मिलता है, ऐसा थोड़ी। टाइम सेट होता है उनका, लिमिट होती है कि 5-10 मिनट आप बोलोगे, अगर अपने इतने में बोल, वरना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर हाँ मतलब बोलते हैं कि बस बंद कर दो, अब इससे ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 500 550 लोग हैं वहाँ, 500 भी आ रहे हैं, तो उन 500 को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। अब उसमें हमारे उत्तराखंड के नेता इतने महान है, सबसे पीछे बैठे रहेंगे और चुपचाप हाथ बोट के बस ऐसे देखते रहते कि क्या चल रहा है यहाँ। मैंने आज तक लोकसभा में इतने सेशन देखे, राज्यसभा में एक ने भी क्वेश्चन नहीं उठाओ, पीछे बैठे रहेंगे बस। मैं कैमरा जब जूम होता है ना, सबसे पीछे दिखते हो। बात से हाँ ये है, लेकिन हम अपने उत्तराखंड के लिए नहीं कर सकते, कुछ पॉलिसीज नहीं बना सकते। ऑपोजिशन की तो नहीं सुनी जाती है ना, ऑपोजिशन की कौन सुनता है, ऑपोजिशन का तो काम ही बोलने का मौका नहीं। तुम्हारी तो पार्टी है ना, तुम तो बोल सकते हो ना, अपने नेता के सामने अपनी बात रखने में क्या जा रहा है, लेकिन तुम रखते ही नहीं हो। अरे पिताजी के सामने कौन बोल सकता है क्या, अगर तुम्हें घूमने जाना तो बात तो रखोगे ना, भले मंजूरी नहीं होगी लेकिन बात रखने में तो है। यही मान के चल जाओगे कि स्ट्रिक्ट है तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। स्ट्रिक्ट तो इस मामले में भी है कि भाई 5 साल में अगर तुम्हारी 5 साल तक नौकरी नहीं लगी तो उसके बाद तुम्हारी शादी लड़कियों के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने लिए लड़ना पड़ता है। अगर तुम आज अपने माँ बाप को नहीं समझा पा रहे हो तो इसकी क्या गारंटी कि कल तुम अगर एक प्रशासनिक अधिकारी बन के चले जाओगे तो तुम वहां पे हजारों की तादाद में लोगों को कन्विंस कर पाओगे। कन्विंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जो सीख गया वो जीत गया। अरे कभी ना कभी तो सुनेंगे, बोलते रहो, कभी ना कभी तो सुनेंगे। तुम्हारे घर वाले भी अगर स्ट्रिक्ट आज है तो तुम लगे रहोगे पीछे कि हमें जाना है जाना, एक ना एक बात तो थोड़ा सा पापा के मन में आ ही जाएगा कि नहीं यार चलो भेजी, वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे बात की बात, लेकिन माइंड जो है डाइवर्ट होता है। फिर पीछे से मम्मी कहती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों भेजना है, सारे कर्मकांड हमारे बच्चे के साथ होंगे अगर घर से बाहर निकलेगा तो, सारे भाई सारे कर्मकांड उसी के साथ होंगे, बाकी किसी के साथ नहीं होंगे। चलो ये कहानी तुम्हारी अकेले की नहीं है, सबकी है। चलिए अब जो है संविधान संशोधन की बात में मैंने बताया कि संविधान संशोधन से अगर रिलेटेड कोई बिल आ रहा है तो न केवल लोकसभा में ही पारित नहीं, वो लोकसभा राज्यसभा में किसी में भी पारित हो सकता है, बट शर्त क्या है कि उसको जो है जल्द से जल्द
पारित, खैर टाइम तो नहीं है इसमें, आप इतना मान के चलो। तो ये मान के चलो कि अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल है, तो उसमें क्या कंडीशन है? उसमें कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही पारित नहीं होगा, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी भवन से पारित हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए अब जो है और पावर्स देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इधर तो नहीं आएगा, इधर तो तुम ना कर दो। आई बात समझ? चलिए और बाकी देखते हैं हम। तो सबसे पहले कैसे, निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में। लोकसभा की पावर्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो लोकसभा की पावर्स हम देख रहे हैं। एक तो इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल के रूप में, निर्वाचन मंडल के रूप में, निर्वाचन मंडल के रूप में मतलब ये है कि अगर बात करी जाए निर्वाचन मंडल के रूप में, तो आपको पता है, क्या पता है आपको निर्वाचन मंडल के बारे में? इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में क्या पता है? मैं तो बताऊंगी तो तब पता चलेगा, लेकिन खुद से क्या पता है? किन लोगों के लिए? और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है? क्या बता रही थी मैं कुछ? लोकसभा स्पीकर तो इलेक्टेड का होता, हाँ इलेक्टेड ही समझो उसे। चलो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में तुम्हें इतना समझ में आया। निर्वाचन मंडल बस इतना देखो कि ये एक ग्रुप है जो कि आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना। अब इलेक्शन कैसे, किस किस का, लोकसभा के मेंबर्स किस किस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दीक्षा बताएंगे मुझे। दीक्षा तुम ये मत सोचना कि मैं बार बार तुमसे क्वेश्चन करती तो मेरे को, मैं तुम्हें बेइज्जत कर रही, नहीं। वहां से मैं बार बार क्वेश्चन पूछती थी, अब मुझे वहां से आंसर्स मिलने लगे, तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे चाहती कि तुम भी मेरी तरफ एक स्टेप आगे करो। तुम अटेंटिव रहो। तुम बताओ मुझे, जरा बताओ क्या जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो किस किस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा के मेंबर्स है वो किस किस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? तुम मुझे एक कदम आगे बढ़ा के बताओ, मैं 4 कदम बढ़ाऊंगी तुम्हारे लिए, पर मुझे तो तुमसे एक कदम भी नहीं मिल रहा है, तो मैं अकेले 4 कदम बढ़ा के क्या करूंगी? निर्वाचन मंडल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा वॉइस स्पीकर। आई बात समझ में? स्पीकर में लोकसभा के स्पीकर प्लस वॉइस स्पीकर पढ़ा था। निर्वाचक मंडल, लोकसभा के मेंबर्स किस किस में पार्टिसिपेट करते? एक तो राष्ट्रपति के चुनाव में, दूसरा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष में, और चौथा लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है लोकसभा के मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते किसमें? इलेक्शन में। तो जिसकी मेजोरिटी है, तो अब सभी स्पीकर बनना चाहते हैं। क्लास मॉनिटर का तो मान के चलो ना, क्लास मॉनिटर मान के चलो भाई तुम, क्यों क्लास में 40 बच्चे, उन 40 बच्चों में से एक बच्चा स्पीकर चुन के आएगा, उनको भी तो चुनना है। अब उसमें भी 2-3 लोग होते हैं ना। क्लास मॉनिटर का अगर क्लास मॉनिटर का अगर चुनाव हो रहा है और सिंगल बच्चा उठ रहा है, तो उसके लिए तो कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो बायस्ड हो गया, सारे के सारे वोट उसी की तरफ चलेगा अल्टीमेटली। लेकिन जब क्लास मॉनिटर का चुनाव होता है तो 2 बच्चे उठते हैं। अब उसमें देखा जाता है कि मेजोरिटी वोट किसके पास पड़ रही है, जिसके पास ज्यादा वोट आ गए वो आपका स्पीकर बन गया। आई बात समझ में? इस तरीके से। चलिए दूसरा क्वासी जुडिशियल के रूप में, क्वासी जुडिशियल बताया था मैंने आपको। लोकसभा के पास क्वासी जुडिशियल के रूप में भी एक पावर होते है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तभी तो चुप हूं जब तुम बताओगे। हाँ, किन किन मामलों में निपटती है लोकसभा? इन शॉर्ट इम्पीचमेंट बोल सकते हैं ना। हाँ कि हाँ इम्पीचमेंट आएगा, क्रिमिनल केस। ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 ऐसे केसेस हैं, 2 ऐसे व्यक्ति हैं, अगर वो अपने पद पर हैं
उन पे क्रिमिनल केसेस नहीं लग सकते। अगर वो इम्पीचमेंट के थ्रू उनके पद से हटा दिया गया है उसके बाद उन पे क्रिमिनल केसेस लग सकते हैं। आई बात समझ में? क्वासी जुडिशियल मतलब इम्पीचमेंट के प्रोसेस में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर भी इम्पीचमेंट की वाली प्रोसेस लगती है। किसमें होता है? आर्मी में? आर्मी का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आर्मी बहुत अलग है इन सबसे। अब तुम क्या पूछना चाह रहे हो आर्मी से रिलेटेड? हाँ तो उनके लिए अलग सिविल कोड बना, मिलिट्री कोड बना रहता है ना। तो मिलिट्री कोड कोड भी तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोड होता है, फैमिली कोड होता है, सिविल कोड होते हैं, मिलिट्री आर्मी कोड होते हैं, अलग अलग तरीके के। अब जो है तो एक आर्मी पर्सन का केस जो है सिविल कोर्ट में नहीं चला सकते, उसके लिए अलग से कोड बना रहता है, तो वहीं जाके उस पर निपटा जाता है। आई बात समझ में? और वैसे तो मैंने सुना है कि आर्मी वालों को ज्यादातर कोर्ट मार्शल होता है ना, मेनली उनका एक ही डिसीजन होता है, कोर्ट मार्शल कर दो बस। चलो क्वासी जुडिशियल के रूप में भी हमने देखा कि लोकसभा की पावर क्या है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा जो है प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस पर के इम्पीचमेंट में भी पार्टिसिपेट करती है ना। चलिए, और आपातकाल से संबंधित में मैंने बता दिया था, यहाँ पे आपकी लोकसभा खत्म होती है। बताइए, तुमने लोकसभा कंप्लीट कर ली। लोकसभा के नोट्स तो जितने रफ में है आपके पास, देखो जरा, है कोई डाउट? उसके बाद हम नेक्स्ट आपका दूसरा भवन पढ़ेंगे, राज्यसभा और विधान परिषद। दीक्षा, अपनी कॉपी चेंज करो। समझी मतलब क्या है मेरा कॉपी चेंज करने का? इसका मतलब ये है कि आप जो है लाइनिंग वाली कॉपी यूज ना करें, प्लेन कॉपी यूज करें। डर गई कि टेस्ट के लिए बोल रही हूँ? है, डर गए तुम लोग टेस्ट के लिए? चिंता मत करो, टेस्ट भी होगा अचानक से। क्या है, वैसे मेरे को अपने अलग से टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि मेंस की जब क्लासेस चलेंगी तो याद रखना, ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें सॉल्व करने के लिए। वहां पूछना ना, क्यों नहीं चलेंगी? पहले तुम इसको तो पढ़ो, तुम यही नहीं पढ़ रहे हो। फिर तुम वो पढ़ोगे तो तुम बोलोगे भगवान, गंगा गंगा कहाँ है, हमें अपनी किताबें गंगा में बहानी है। उसमें थ्योरी है, उसमें लिखने की एबिलिटी जिसके पास आ गई वो जीत गया। मान लो तुम्हें 1000 शब्द, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, और एग्जाम हॉल में मान लो कि क्या आ रहा है तुम्हें, लोकसभा पे लिखने को आ रहा है। अब लोकसभा में तुमने पूरी भसड़ बजा दी कि लोकसभा ये है, ये है, ये है। अब लोकसभा में क्वेश्चन, लोकसभा उसने बोला है तो लोकसभा में क्या इंपॉर्टेंट है? लोकसभा के ऑफिसर्स, मतलब जो पदाधिकारी है, अधिकारी, उसकी पावर्स, उसके सदस्य, ये सब तो है। अब तुमने लिख दिया कि लोकसभा जो है दिल्ली में है, इस एरिया में है, इतना बड़ा उसका एरिया, इतना नहीं। उसमें जो है ध्यान दिया जाता है कि तुम्हें क्या क्या लिखना है। एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना होता है कि तुम्हें इसमें लिखने की जरूरत क्या है। नहीं समझे? तो निबंध जो है ना, आपकी एबिलिटी अगर अभी से मान के चलो, तुम्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा आंसर राइट करते हैं, तो तुम आंसर राइट करते 11th 12th और ग्रेजुएशन के हिसाब से। हालांकि वही प्रोफेसर तुम्हारी वहां जाके कॉपी चेक करेंगे, लेकिन वहां उन पे बैठे हुए प्रोफेसर के माइंडसेट अलग होता है। यहाँ तुम ग्रेजुएशन में क्या करते हो? अपना एक्सपीरियंस बताऊं? पेपर था, हाँ 12th में एक पेपर था फिजिकल का हमारा, है ना, फिजिकल का। अब हमारी मैम पढ़ती नहीं थी, उसको बस ये चाहिए था कि तुमने 10 नंबर के पेपर में, 10 नंबर के क्वेश्चन में तुमने 2 पेज भरे हैं या नहीं। पढ़ा नहीं था। पढ़ता कौन था उस टाइम पे? फाइनल बोर्ड्स के लिए पढ़ते थे। तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन था और भरने थे 2 पेज। अब पता है सीबीएसई की कॉपी कैसी आती है, एकदम ऐसे लैंडस्केप में आती है, उसको पूरा भरना होता है, 10-12 लाइन रहती है। आता ही था। मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 लाइन आती थी, ज्यादा से ज्यादा।
और इस 5 लाइन को रिपीट मोशन में डाल दो। किसको कौन पढ़ता है? इतना बड़ा आंसर कोई पढ़ता नहीं है। तो ये 5 लाइन मान लो ऐसी हो गई, फिर यही लाइन यहाँ से रिपीट में आ गई और वो एक्टिव पैसिव वॉइस बन गया। वहां पे एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से लिख दिया, मिल गए 10 नंबर। किसको पता था? कोई नहीं पढ़ता। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि बोर्ड में तुम नहीं कर सकते, बोर्ड में फिर तुम्हें सतर्क रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ग्रेजुएशन की कॉपी बिल्कुल आंख बंद करके की जाती है चेक। तुम कुछ भी भसड़ लेके आ जाओ टॉपिक से रिलेटेड, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वही जो एग्जामिनर है वहां जाके तुम्हारी कॉपी ध्यान से चेक करेगा। कॉपी जो है तुम्हारी यूनिवर्सिटी के ही ऑफिस प्रोफेसर चेक करते, कोई अलग से कोई बॉडी नहीं आती उनको चेक करने के लिए, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, वही लोग करेंगे चेक। वहां पे उनका माइंड सेट अलग हो जाता है। तो ध्यान रखना कि जो तुम ग्रेजुएशन में लिख रहे हो ना, जो बीए वाले हैं, साइंस वाले हैं, जिस तरीके से साइंस वालों को तो खैर अलग ही चीज वो होता है, लेकिन बीए वाले ध्यान रखना, एक कहानी तुम लिख रहे हो, निबंध तुम लिख रहे हो, वहां जाके मत करना ट्राई। अभी से ना अपने आप के आंसर राइटिंग को फ्रेम करना सीख लो। तुम उसको उनको देखो ना, टॉपर्स की कॉपी बहुत सारी मिलती है यूट्यूब में, देखो कैसे लिख रहे हैं आंसर। तुम्हें लिखना, तुम वो मत देखो कि ये क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा है इसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तुम ये देखो कि उन्होंने डायग्राम को किस तरीके से, उन्होंने अपनी आंसर कॉपी को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया कि हाँ भाई मन करे पढ़ने का। अभी जैसे मैंने उस दिन बताया था, अमन भंडारी था ना उसका नाम, हाँ आ नहीं रहा वो, तो मैंने उसकी कॉपी चेक करी। सबसे पहले सबसे नीचे उसी की कॉपी थी, पर मैंने एक बार देखा कि किसने कैसा फॉर्मेट किया। सबसे पहले मैंने उसी की कॉपी चेक करी, हालांकि मिस्टेक्स थी। देखी तुमने किसी ने उसी की कॉपी, मैंने बताई भी थी स्पेशल क्लास में। यहाँ पे उसने कैसे लिखा हुआ था, पहले इंट्रो लिखा हुआ था, पहले इंट्रो लिखा हुआ था, फिर उसने सेलिएंट फीचर लिखा हुआ था, अलग से हेडिंग डाली, 1-2 पॉइंट्स लिख दिए। हालांकि ये मेन बॉडी थी, इसमें ज्यादा आना कंसेप्ट था, और कंक्लूजन लिख दिया इसी तरीके से। और वो जो है फ्रेमिंग आनी चाहिए, तुम डायग्राम किस तरीके से बना रहे हो, तुम डायग्राम इस तरीके से बनाओ, तुम डायग्राम इस तरीके से बनाओ। अलग अलग तरीके होते हैं आंसर फ्रेमिंग के भी। तो तुम बस अभी कुछ मत करो, तुम सिर्फ इतना करो कि जो तुम पढ़ रहे हो, साथ ही साथ तुम यूट्यूब में खंगालो कि भाई टॉपर्स की कॉपी कैसी होती है। इंस्टाग्राम चलाते हो तुम, रील्स को स्क्रॉल करने के बजाय तुम ये देखो कि अलग अलग पेजेस है वहां पे। जैसे एक पेज है ड्रीम आईएएस करके, यूपीएससी करके, उसको देखना, वो डेली आंसर राइटिंग भेजता है, डेली क्वेश्चन भेजता है, डेली आंसर राइटिंग के कॉपी चेक करी रहती है, उसको बताता है। टेलीग्राम पे बहुत सारे पेजेस है जहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हो कि भाई तुम कॉपीज चेक करते, किस तरीके से चेक होती है, किस तरीके से फ्रेमिंग होती है, तुम उनको देखो। बस देखना है और अपने दिमाग में बैठाओ कि तुम्हें ये पॉइंट को किस तरीके से, इस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, बस इतना ही है। चलिए तो अब चलते हैं हम क्लास की ओर। क्लास में आपका टाइम हो रहा, क्लास में हम देखते हैं राज्यसभा, है ना। राज्यसभा हम देखें, ये लोकसभा से कोई डाउट है अभी किसी को? देख लो एक बार। चलो मैं बताती हूँ, यहाँ पे 4 लिखवाई है। देखो यूटीज में देखा जाए, मैंने ये लिखा है ना आपको, ये पुडुचेरी की ना, तो नहीं 4 जो है। अब देखो यूटीज में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे यूटी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। विधानसभा नहीं है वहाँ, यूटी है नहीं। पुडुचेरी दिल्ली अभी ऐसी अभी तक 2 ही है। लद्दाख में कहाँ विधानसभा है, चेक करो नहीं तो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि है, अभी आया तो नहीं है, मैंने भी नहीं सुना। तो दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे एरिया है, 2 ऐसे यूटी से जिनके पास अपनी विधानसभा है। विधानसभा होने का मतलब कि यहाँ पे सेंटर का रूल तो रहेगा, लेकिन अपनी यहाँ पे अपने राज्य की यहाँ पे सरकार भी है। तो ये जो 4 सीटें मैंने बताई है ना, इन 4 सीटों में 1 सीट जो है आपकी पुडुचेरी से है और 3 सीट आपकी तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है। मांग चल रही थी, आंदोलन हुए थे, पर वहाँ राज्यसभा की सीट, वहाँ राज्यसभा में सीटें, सॉरी राज्यसभा नहीं, वहाँ लोकसभा में सीटें नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना,
पर जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें नहीं है, वहाँ सीट नहीं है। यूटी में आएगा ना वो, यूटी। तो यहाँ नहीं है क्या, यहाँ सीएम नहीं है, यहाँ से अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में होगी है विधानसभा, लेकिन वहां से क्या नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है। रिप्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वहां पे सेंटर ज्यादा रहेगी ना, वहाँ वो डिस्प्यूटेड एरियाज है, और सीयूटीज बनती है आपकी डिस्प्यूटेड एरियाज की वजह से। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, डिस्ट्रिक्ट पे रूल होता है आपके राज्यों का। डिस्ट्रिक्ट कौन फॉर्म करता है? स्टेट करेगी, हाँ स्टेट करती है। यूटीज के केस में फिर वो देखना पड़ेगा, यूटीज के केस में वैसे सेंटर ही करती है, सेंटर करती है। हाँ स्टेट यूटी का सेंटर करती है। हाँ तो जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है। सीट्स है वहाँ, एक बार दिखाओ। देखो इसको मैं चेक करके आऊंगी, क्योंकि मैं इस पे विश्वास नहीं कर दी जा रहा। मैं पीआईबी की वेबसाइट में देखूंगी एक बार। तो फिर क्या, तो फिर सीट देने का मतलब ही क्या रह गया, मत ही दो। चलो मैं एक बार देख के आती हूँ। चलो मैं देख के आती हूँ। जम्मू कश्मीर लोकसभा में 5, हाँ हाँ, तो लोकसभा में मैंने जो मैंने ये सिर्फ यूटी, ये सिर्फ राज्यसभा की है ना। अब राज्यसभा में केवल 4 सीटें हमारी यूटी से। अब जो 13 सीटें मैंने आपकी लोकसभा में पढ़ाई थी ना, लोकसभा में 13 सीटें लिखाई मैंने, देखो जरा 13, तो उसमें होगी, उसमें जम्मू कश्मीर ये उसमें होगी, JNK होगा, दिल्ली होगा और पुडुचेरी होगा। मैंने आपको इसमें स्टेट्स थोड़ी बताई कि कौन कौन से यूटी से है आपके, इतनी कितनी कितनी सीट है। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आपको पुडुचेरी और दिल्ली से है। बाकी अगर इसमें अगर राज्यसभा की सीटें अगर यहाँ पर है तो मैं चेक करके आऊंगी जम्मू कश्मीर की। आई बात, मैं एक बार चेक करके आऊंगी। कहाँ पे है ये लिखा हुआ? हाँ तो वो वैकेंट में ही आएगा। नहीं वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें सिर्फ इंडिया में जिन जिन एरिया में आपकी विधानसभा है वो एरिया इंक्लूड होगी। अब तुम वो पीओके पे जा रहे हो ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको मत देखो, उस पे तुम जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, वहां का सिस्टम अलग चलता है, उस पे मत दो ध्यान अभी। हो गया डाउट क्लियर? राज्यसभा में चले, चलिए नंदिनी आपका डाउट क्लियर हो गया? क्या था डाउट कि यूटीज में मैंने 4 ही लिखाई है, लेकिन आपकी 8 यूटी है ना, तो सिर्फ 2 ही तो यूटी बताई मैंने जिनकी एक सीट पुडुचेरी से, 4 जम्मू कश्मीर से। अच्छा वो ये बताना चाह रही थी वो मुझे गलत समझा गई। चलो हाँ चलो राज्यसभा लिखे, करें राज्यसभा स्टार्ट। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा बेसिकली क्या होती है, आपका अपर हाउस। नंदिनी अपना इंट्रोवर्टनेस है ना जो, उसको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करो।
मेरे से अगर बात करने में हिचकिचा रहे हो ना, तो फिर मान के चलो कि तुम्हारा नैया पार कौन करेगा? अपर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस। आई बात समझ में? अब जो है यहाँ पे इस अपर हाउस में कहाँ से लोग चुन के जाते हैं भाई? आपके स्टेट्स और यूटी से चुन के जाते हैं। आई बात समझ? स्टेट और यूटी से चुन के जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा सीट्स कितनी है भाई आपकी? सॉरी 243 आउट ऑफ 239 आपकी स्टेट से है और बाकी आपकी यूटी से। आई बात समझ में? है ना? अब इसमें ये है आपका। अब मैं बात करूं इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है इनके मेंबर्स का? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। नहीं, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रही यहाँ पे। जो आपकी लोकसभा के मेंबर और जो आपके जिनको आपने विधायक बनाया है वो चुन के जाते हैं राज्यसभा में। नहीं, ऐसे पार्टी डिसाइड नहीं करती, तुम जिस सभा के लिए चुन के जाते हो। ऐसे मान के चलो पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, मतलब मान के चलो साइंस है ना, साइंस है। और इस साइंस को तुम मान के चलो अपने पार्लियामेंट। साइंस में कुछ बच्चे बायो वाले होंगे, कुछ बच्चे मैथ्स वाले होंगे। दो अलग अलग ग्रुप बन गए, दो अलग अलग क्लासेस बन गए, दो अलग अलग। पढ़ाई सेम हो रही है, पढ़ाई सेम हो रही है, बस बायो और मैथ्स को छोड़ के। फिजिक्स केमिस्ट्री सेम चलेगा। तो उसी तरीके से मान के चलो कि पार्लियामेंट में भी दो ग्रुप बने हुए, दो हाउसेस बने हुए, एक लोकसभा एक राज्यसभा। काम सबका एक है, लेकिन कुछ पावर अलग अलग डिसाइड हो रही है। कुछ पावर में जैसे लोकसभा की पावर कैसे हो गई आपकी? लोकसभा के पास क्या बोल सकते हैं, आपकी ज्वाइंट मीटिंग का अधिकार है। लोकसभा के पास अधिकार, लोकसभा जो है पावरफुल है किसके मामले में? साधारण विधेयक के मामले में। उसी प्रकार राज्यसभा पावरफुल है आपकी अखिल भारतीय सेवा बनाने में। ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस है ना। अगर राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा चौथी ऑल इंडिया सर्विस भी बना सकती है। राज्यसभा को जरूरत लगती है कि हमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाना है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस को हमें जो है ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, तो वो राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा के पास ये पावर और है कि राज्यसभा क्या कर सकती है? स्टेट्स के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। मैंने आपको सूची बताई थी, लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, है ना। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का अधिकार होता है, वो बना सकती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होता है? सिर्फ राज्यों का अधिकार होता है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का अधिकार होता है। लेकिन राज्य लिस्ट से, स्टेट लिस्ट से आपका कानून कौन बना सकता है? राज्यसभा बना सकते हैं। अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई कानून बनाना है जो कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंस है, तो उस कंडीशन में राज्यसभा आपका 239 के तहत, आर्टिकल 239 के तहत आपका राज्यसभा स्टेट लिस्ट से कानून बना सकते हैं। 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हैं। इस तरीके से पावर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा? जो आपके विधायक है वो जाते इलेक्ट होके। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन, हाँ उत्तराखंड से कितने हैं? 3 राज्यसभा सीटें। आई बात समझ में? अब वो एरिया डिसाइड हो रखा है, एरिया वाइज विधायक चुन के जाता है। आई बात समझ में? जैसे लोकसभा में एरिया होता है ना, वैसे राज्यसभा में भी एरिया होता है। एरिया वाइज जो है लोग चुन के जाते हैं, डिसाइडेड रहता है। अब मान लो कि एक एरिया है, उस एरिया में 2 विधायक है, वहां से भी इलेक्शन होगा। अब विधायक करेंगे इलेक्शन, जो पूरे 70 विधायक है वो डिसाइड करेंगे कि कौन जो है राज्यसभा में जाएगा। और एमपी के लिए तो हम डायरेक्ट वोट करते हैं, एमपी के लिए तो हम करते हैं डायरेक्ट वोट। राज्यसभा के लिए हम वोट डायरेक्ट नहीं करते, हम जो है इनडायरेक्ट वोट करते हैं। इनडायरेक्ट वोट कैसे करते हैं? कि जो आपके विधायक है वो चुनते हैं आपके राज्यसभा के लिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ नवीन? इलेक्शन ऑफ मेंबर कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आई बात समझ में?
पावर डिफरेंस होता है। राज्यसभा पावरफुल ऐसा कुछ नहीं है, मंत्री दोनों एक ही रहते हैं, बस एमपी और एमएलए का फर्क आ जाता है कि एमएलए ही तो राज्यसभा में चुन के जाते और एमपी लोकसभा में चुन के जाते, लेकिन दोनों को एमपी बोलते हैं। नहीं आया समझ में? पावर डिफरेंस क्या बोल सकते हैं कि पावर डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं होता है, दोनों क्योंकि दोनों को सांसद ही तो बोला जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स को भी सांसद ही बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, और लोकसभा के मेंबर्स को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, एमपी बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा है तो किसका पार्ट? पार्लियामेंट का पार्ट है। अब जो पार्लियामेंट के हिस्से हैं, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको क्या बोला जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों में पावर, मंत्रियों में पावर एक जैसी होती है, मंत्रियों में पावर डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जहां पे अगर हम अलग से लोकसभा के पूरे हॉल की बात कर रहे हैं और राज्यसभा के पूरे हॉल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है पावर डिफरेंस आ जाता है। बेनिफिट क्या रहेगा? मंत्री बनने का वही बेनिफिट होता है। कहाँ चले जाओ, कोई भी कैसे चले जाता है। तो अलग व्यक्ति जाता है ना, ऐसे थोड़ी कि आप अगर, ऐसा थोड़ी है कि आप अगर लोकसभा के मेंबर हो तो आप राज्यसभा के मेंबर भी होंगे। दोनों में से किसी एक सदन का हिस्सा होना होता है। अगर आप लोकसभा के मेंबर हो तो आप राज्यसभा के नहीं हो सकते, अगर आप राज्यसभा के तो लोकसभा के नहीं हो सकते। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ मेंबर कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहाँ पे एमपी एमएलए जो है आपका वोट करते हैं ना, विधायक जो है आपके वोट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीट्स कैसी होती है भाई? राज्यसभा में सीट्स कैसी होती है? राज्यसभा में सीट्स की मैं बात करूं तो सीट्स कैसी होती है भाई? आपकी 12 सीटें तो आपकी जो है कैसी होती है? नॉमिनेटेड होती है। नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कहाँ से? कला, संस्कृति, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से जो है आपको क्या करते हैं? यहाँ पे 12 सीटों पे क्या होता है? नॉमिनेशन होता है बाय प्रेसिडेंट। आई बात समझ? विधान परिषद में कुछ मत लिखना, विधान परिषद में समझाऊंगी अभी, विधान परिषद अलग कंसेप्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए और देखिए हम, तो यहाँ पे अब जो है लोकसभा भंग होती है ना, लोकसभा सस्पेंड होती है, भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अब मान के चलो राज्यसभा कभी, एक मिनट ये मैं पॉइंट समझाती हूँ आपका, पहले योग्यताएं देख लो, फिर अधिकारी देखते हैं, फिर हम उसके बाद देखेंगे कार्यकाल और फिर शक्तियां देखेंगे, कार्यकाल पे जाएंगे बाद। पहले योग्यता देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, 30+ एज हो, जॉब ऑफ प्रॉफिट ना हो, और पार्लियामेंट ने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया उसको फुलफिल करता हो। ये है ना कि पार्लियामेंट यानी कि संसद ने जो भी योग्यताएं डिसाइड करी गई है उनको फुलफिल करता हो तो राज्यसभा का मेंबर आप बन सकते हो। दूसरा, टेन्योर बाद में देखेंगे, पहला हम देखते हैं स्पीकर। तो राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है भाई? आपका वॉइस प्रेसिडेंट। और कौन है अभी वॉइस प्रेसिडेंट आपके? राज्यसभा का स्पीकर कौन है? कौन है? चलो आई बात समझ में? तो स्पीकर कौन होता है आपका? वॉइस प्रेसिडेंट होता है। उपसभापति भी आपको पता है क्या होती है। अब जो है यहाँ पे पावर्स देखते हैं हम, अब जो हम पावर देखते हैं, तो राज्यसभा की पावर क्या क्या है भाई? क्या क्या पावर्स हो सकती है राज्यसभा की? पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की पावर्स की अगर हम डिसाइड करें तो राज्यसभा की पहली पावर क्या होगी? सॉरी, राज्यसभा की, अच्छा राज्यसभा की पावर्स नहीं, राज्यसभा की पावर्स हम बाद में देखेंगे, ये पूछना चाह रही थी मैं। हाँ, मैं वॉइस प्रेसिडेंट की बात में पूछ रही हूँ। अब बता, पावर ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपसभापति, जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति है, उसकी क्या पावर्स होती है?
अभी 2-3 दिन पहले ही तो सब तभी तो चुप हूं मैं। ये सोचने वाली बात है कि बताऊं कि नहीं। पहला तो जब प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है, जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है, जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है तो उस वैकेंट सीट को फुलफिल कौन करता है? उसके जगह पे काम करता है। दूसरा, राज्यसभा स्पीकर के रूप में काम करेगा, यानी कि जो लोकसभा की स्पीकर की पावर्स होती है वही राज्यसभा की स्पीकर की पावर भी हुई, यानी कि डेकोरम को मेंटेन करना, अगर वोट नहीं आ रहे तो अपना फाइनल वोट देके फाइनल डिसीजन देना है ना, और अंतिम व्याख्या करता, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हॉल, सारी चीजें जो है ये पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ना। आगे देखते हैं। आगे की मैं बात करूं तो फिर आता है आपका कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्योर ऑफ राज्यसभा। टेन्योर ऑफ राज्यसभा कितना टेन्योर होगा राज्यसभा का? वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 6 साल का कार्यकाल होता है, पर जिस तरीके से लोकसभा को भंग किया जाता है, क्या ऐसा प्रोविजन है कि राज्यसभा को भंग करे? क्यों नहीं है? कुछ तो रीजन होगा कि भंग नहीं हो सकती। जो आपकी लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, अगर मैं इसके एमपी की बात करूं ना, राज्यसभा के मंत्री की बात करूं, तो राज्यसभा के मंत्री का कार्यकाल तो 6 साल का होता है। आई बात समझ में? अब जब कार्यकाल 6 साल का रहता है, भंग भी नहीं हो रही, तो क्या ये मंत्री यहाँ ही रहेंगे? हाँ, इनका 6 साल का। अगर मैं बात करूं कि जो एमपी होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर का 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। तो इसका अब अगर ये भंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये 6 साल जो है जीवन भर चलता रहेगा इनका टाइम। कुछ तो प्रोविजन होगा, कुछ तो अलग होगा जिससे ये अलग नहीं। मंत्री बनने के लिए एज लिमिट का है? क्यों होगा भंग? क्यों नहीं होंगे? चलो कंफ्यूजन को दूर कर, मंत्री पद से कौन रिजाइन देना चाहेगा? नहीं आ रहा दिमाग को, कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल डब्बा चल ही नहीं रहा, चरखा चल नहीं रहा। रिटायरमेंट शब्द सुना है? एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट है। देखो कैसे, अब रिटायर्ड जब होता है ना आदमी, तो वो पर्टिकुलर एज के साथ होता है, लेकिन हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य जो है यहाँ के रिटायर्ड होंगे, यानी कि 6 साल का मंत्री का कार्यकाल तो 6 साल का है, लेकिन हर 2 साल में, हर 2 साल में, हर 2 साल में, हर 2 ईयर में आपका एक मंत्री क्या होगा, मतलब एक नहीं, हर 2 साल में 1/3 मंत्री जो है क्या होंगे आपके सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि रिटायर्ड होंगे। क्राइटेरिया मैं समझाती हूँ। रिटायरमेंट का बेसिकली क्राइटेरिया होता है 60+। अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो अगर वो 60 साल का हो गया तो उसको रिटायरमेंट होना जरूरी, लेकिन मंत्रियों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बट स्टिल वो रिटायर्ड हो रहा है। किस तरीके से? स्कूल को ध्यान रखो, स्कूल कभी बंद होता है छुट्टी के अलावा? वैसे हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। आप जो हो अभी 10th, आप मान के चलो आप 11th में हो, आपसे सीनियर 12th में है, जैसे उनके 12th कंप्लीट होगा वो निकलेंगे वहां से, आप 12th में जाओगे, फिर आपका 12th क्लियर होगा, आपके जूनियर 12th में आएंगे। इसी तरीके से इनका कार्यकाल चलता ही रहता है, लेकिन हर 2 साल में, हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 सदस्य जो है रिटायर्ड, 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। आई बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? मैं समझाती हूँ।
मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सदस्य है। अब 6 सदस्य है, इन 2 सदस्यों का, अब ये 6 सदस्य है, ये मान के चलो ये एक व्यक्ति है। इस एक व्यक्ति ने 1 2 3 4 5 6 साल पूरे कर दिए। इधर दो ध्यान से। अब वो जब इस व्यक्ति ने 6 साल पूरे कर दिए हैं तो ये बाहर निकलेगा, रिटायर्ड होगा। अब जो है फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरे व्यक्ति ने भी 6 साल कंप्लीट कर दिए तो वो बाहर निकलेगा। तीसरा व्यक्ति आएगा, तीसरे व्यक्ति ने भी 6 साल कंप्लीट कर दिए, वो बाहर निकलेगा। इस तरीके से हर 2 साल में, हर 2 साल में, मतलब 2 साल नहीं, हर दूसरे साल में क्या कर सकते, हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य बाहर होते हैं। मतलब कैसे? प्रोसेस सेम वही है, कुछ कैलकुलेशन टफ नहीं होता है। उस क्या इनका अलग होता है? हाँ देखो, 90 लोग हैं इस राज्यसभा में, मान के चलो एक रैंडम वैल्यू ले रही हूँ। इन 90 में से 1/3 जो सदस्य हैं, इसका 1/3 मतलब हर 2 साल में 30 व्यक्ति जो है यहाँ पे रिटायर्ड होंगे। अब जब 30 व्यक्तियों की सीट खाली होगी तो 30 व्यक्ति और जुड़ेंगे इसमें, फिर 30 व्यक्ति निकलेंगे, फिर 30 व्यक्ति जुड़ेंगे, फिर 30 व्यक्ति निकलेंगे। इस तरीके से हर मंत्री का जो कार्यकाल है वो कितना हो रहा है? हर मंत्री का कार्यकाल कितना हो रहा है भाई? हर मंत्री का कार्यकाल 6 महीने का हो रहा है, 6 साल का हो रहा है। हर मंत्री का कार्यकाल कितना? 6 साल का हो रहा है। तो ध्यान रखना इसका टेन्योर कैसा होता है? 6 साल का होता है। लेकिन ध्यान रखना कि इसके जो मंत्री होते हैं, इनके मंत्रियों का जो कार्यकाल 6 साल का तो होता है, लेकिन हर 2 साल में, हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य जो है बाहर निकलते हैं ताकि नए सदस्य, अब 11th क्लास से 12th क्लास के बच्चे जब बाहर निकलेंगे तभी तो 11th वालों को मौका मिलेगा 12th क्लास में जाने का, तभी 8th वालों को मौका मिलेगा 9th में जाने का, 9th को 10th में जाने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ना। री-इलेक्शन दोबारा से उठे, दोबारा से उठो, उसको प्रोसेस का पार्ट दोबारा बनना पड़ेगा। नहीं, टेन्योर कंप्लीट होने के बाद, हाँ मतलब दोबारा से प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है जो दूसरा व्यक्ति होगा। तुम समझे नहीं मैंने क्या बोला? 90 सदस्य राज्यसभा में, उसके जगह पे भी तो दूसरा आएगा, इलेक्शन होगा तब दूसरा आएगा। मेरे 4 साल हो गए, मेरे को 4था साल चल रहा है, आपके 6 साल कंप्लीट हो गए, आप बाहर निकल गए। अब आपकी जगह में कोई और आएगा और उसको वोट कौन करेंगे? हम ही लोग तो करेंगे। इनडायरेक्ट है ना वो, तो जो जिसका लगातार नहीं बनते। आई बात समझ में? क्लियर? चलो अब जो है राज्यसभा का टेन्योर कंप्लीट हो गया। चलो और कुछ, और क्या बचा इसमें? और क्या बचा इसमें? शक्तियां। राज्यसभा की पावर्स जो है अलग है। राज्यसभा के पास पावर्स कैसी है? राज्यसभा के पास कुछ अलग पावर है, पावर ऑफ राज्यसभा, और पावर ऑफ राज्यसभा में इंपॉर्टेंट आएगा। आज भी जो आर्टिकल्स लिखा हूं उसको ध्यान रखना। देखो मेनली देखा जाए तो पावर्स की मैं बात करूं तो जो लोकसभा की पावर्स है वही जो है सेम होती है राज्यसभा के पास, बट कुछ केसेस में अलग हो जाती है। कुछ केसेस में अलग कैसे? जैसे आपके मैं बात करूं पावर्स की राज्यसभा में, तो अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको साधारण विधेयक पढ़ाया था, ऑर्डिनरी बिल पढ़ाया था। ऑर्डिनरी बिल के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है? लोकसभा। राज्यसभा पावरफुल नहीं है क्योंकि राज्यसभा 6 महीने से ज्यादा उस बिल को अपने पास नहीं रख सकती, अगर रख देगी तो वो बिल अपने आप पारित हो जाएगा, है ना। चलिए, तो लोकसभा की ही जैसी पावर्स है राज्यसभा के पास, बट कुछ अलग केसेस है। ठीक है, पहला केस तो हमने देखा, कि पहला केस देखो, पावर की मैं बात करूं, पहला केस हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल के रिलेटेड टू
ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल के कंसेप्ट में देखा जाए तो राज्यसभा इज लेस पावरफुल देन लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा से कम पावरफुल है, अधिक पावरफुल नहीं है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा रिलेटेड टू मनी बिल। अब आपको ये पता है कि भाई राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है बिल, धन विधेयक, मनी बिल, फाइनेंस बिल, है ना। अब जब लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में ये कंडीशन है कि राज्यसभा उस बिल को 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। देश को पैसे की जरूरत है, राज्यसभा ने प्रस्तुत ही नहीं किया तो पैसे पे सिग्नेचर कहां से होगा भाई। तो राज्यसभा जो है मनी बिल को 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। अगर 14 दिन से ज्यादा उसने रख दिया तो 15वें दिन में वो अपने आप जो है पारित हो जाएगा वहां से। आई बात समझ में। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए तो रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बिल और रिलेटेड टू मनी बिल आपको समझ में आई पावर्स। चलिए दूसरी पावर देखते हम, दूसरी पावर देखते हम। अच्छा चलो दूसरी पावर क्या देखेंगे हम देखेंगे अब कुछ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। हेडिंग डालेंगे हम कुछ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के पास कुछ अलग से विशिष्ट पावर होंगे, अलग से कुछ विशिष्ट शक्तियां होंगी। अब उन शक्तियों में हम देखेंगे कौन कौन से अलग से स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास। टाइम कितना हो रहा है? 9:01 ना। चलो एक काम करते हैं, 9:01। मैं सोच रही थी कि 10 मिनट और लेते हैं, फिर आपका विधानसभा भी विधान परिषद भी आज कंप्लीट कर दूंगी। चलिए स्पेशल पावर। अब इस स्पेशल पावर में पहली पावर देखो, कुछ अलग से लोकसभा के पास जैसे अलग पावर क्या होगा कि ज्वाइंट मीटिंग करा सकता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के पास भी कुछ अलग पावर होगी। तो राज्यसभा के पास पावर क्या है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हमने उसके पद से, कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हम उसके पद से हटा रहे तो वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पहले कहां से स्टार्ट होगी? वो सिर्फ और सिर्फ कहां स्टार्ट होती है भाई? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का ही मेंबर है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आर्ट्स वाले बच्चे जो है साइंस वाले क्लास के मॉनिटर को हटा सकते। भाई वो साइंस की क्लास का मॉनिटर है, जाहिर सी बात है कि उसकी क्लास के बच्चों को अधिकार होगा कि वो उनको हटाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से ही आरंभ की जा सकती है। आई बात समझ। दूसरा है आर्टिकल 239 है। एक मिनट, 39 है, हाँ सॉरी 59 और 312। हाँ 259। अब 259 के आर्टिकल 259 के तहत राज्यसभा कैन मेक लॉज फ्रॉम स्टेट लिस्ट। आए बात समझ में। आर्टिकल 259 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो राज्य सूची से कानून बना सकती है। कानून किस बेसिस पे बना सकती है? देश की आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड, देश के मतलब देश से संबंधित। अगर वो उस लिस्ट में, अब जाहिर सी बात है स्टेट लिस्ट में, अब जैसे मैं बात करूं कि उत्तराखंड में स्टेट लिस्ट आएगी उत्तराखंड के पास, तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पे हमारी बॉर्डर एरियाज है, तो उन बॉर्डर एरिया से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? एक तो स्टेट के पास होगा और दूसरा सेंटर के पास होगा, है ना। तो सेंटर में भी आर्टिकल 259 का प्रयोग करके राज्यसभा कैन मेक लॉज फ्रॉम स्टेट लिस्ट। आई बात समझ में। और तीसरा आर्टिकल आ जाएगा, देश के लिए बना सकती, स्टेट लिस्ट से देश के लिए बना सकती है। आई बात समझ। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास ही अधिकार है। और ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 312 पे। आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा कैन मेक ऑल इंडिया
सर्विस, अखिल भारतीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा में आपकी आती है 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। जब हम लोक सेवाएं पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। रेवेन्यू सर्विस होता है ना, तो रेवेन्यू तो देश के अंदर का होगा। फॉरेन सर्विस तो फॉरेन के लिए भी है। राज्यसभा का रोल अभी मैं समझाती हूँ। राज्यसभा जो है, मान लो कि राज्यसभा को IFOS बनानी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनानी है, वैसे तो होती है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस में जोड़ना है, तो राज्यसभा जो है यहाँ पे अपने सभा में क्या कर सकती है, उस बिल को पारित करवा सकती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये आपके यूपीएससी उसमें आती है, लेकिन इंडियन ऑल इंडिया सर्विस में केवल आईएएस, आईपीएस और आईआरएस आती है। और भी ये सर्विस आईएफओएस है, आईआरएस है, ये सर्विसेज हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कैसी हो जाती है, डिपार्टमेंटल हो जाती है ना। डिपार्टमेंटल तो ये भी होती है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट सर्विस कैसे हो जाएगा, अलग अलग स्टेट वाइज हो जाएगा ना। जैसे डीएफओ होता है, तो डीएफओ तो आपका यूपीएस स्टेट पीसीएस कंडक्ट करवाता है, तो स्टेट पीसीएस के तहत आपका डीएफओ बनता है। राज्य के स्तर पर आपका जंगलात अधिकारी, लेकिन सेंटर के स्टेट पे भी तो होगा कोई ना कोई अधिकारी, तो वो आईएफओएस से होता है। लेकिन आईएफओएस जो है वो ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट नहीं है। आई बात समझ में? ऑल इंडिया सर्विस में सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है। अगर मान लो कि राज्यसभा चाहती है कि हम आईएफओएस को ऑल इंडिया सर्विस के अंदर जोड़े, उसमें हम इंक्लूड करें, तो राज्यसभा के पास आर्टिकल 312 के तहत एक पावर है कि वो राज्यसभा में क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस को जोड़ सकती है। ऑल इंडिया सर्विस को जोड़ सकती है कैसे? अब यहाँ पे लिखा है कि यदि राज्य चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करवा सकती है। अगर राज्यसभा चाहती है कि हमें आईएफओएस जैसी एक चौथी इंडियन ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो पारित करवा देती है, फिर लोकसभा में भेजती है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भेजती है, और उसके बाद वो आईएफओएस जो है आपके ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट बन जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे आपका राज्यसभा भी कंप्लीट होता है। चलो विधान परिषद भी फटाफट कर लेते हैं। विधान परिषद फटाफट कर लेते हैं। छोटा सा ये कुछ नहीं है, विधान परिषद में देखो सब चीजें सेम है। विधान परिषद में देखो सब चीजें सेम है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया सीट्स, आपको पता है कि विधान परिषद में क्या सीट है कि मिनिमम जो है 40 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है आपकी 500 होनी चाहिए ना, इस तरीके से। फिर इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब जो है यहाँ पे राज्यसभा की सीट्स, अब विधान परिषद में कैसे, मैंने बताया था कि विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 मेंबर्स को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की टोटल में से 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ये मैंने बताया था ना, याद आ रहा है विधान परिषद वाला टॉपिक? जैसे प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, उसी प्रकार से हाँ गवर्नर जो है विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर को ऐड कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें भी सेम हो गई इधर। अब मैं बात करूं इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 1/6, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मतलब मान लो कि उत्तराखंड है, मान लो कि उत्तराखंड में विधान परिषद है और उस विधान परिषद में 60 सदस्य हैं। अब इन टोटल 7 सदस्यों को 1/6 यानी कि कितना हो जाएगा, 10। तो 10 सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट कर सकता है। चलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहेगा और पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अब वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो विधान परिषद के अध्यक्ष क्या पावर्स होगी? जब गवर्नर का पद नहीं है तो गवर्नर के पद की तरह काम करना, लेकिन और विधान परिषद के स्पीकर के रूप में काम करना। आई बात समझ में? ये पावर हो गई। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना
कि जो मेंबर्स होते हैं 1/6, चलो इसको मैं कल कराती हूँ, ये मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ इसको मैं कल करवाती हूँ। विधान परिषद, अच्छा कल तो सैटरडे ना, अब भेज दूंगी मैं, वीटो पावर के बाद भेजने ना, चलो मैं भेज दूंगी फिर तुम्हें। तो इसको मैं कल नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, टाइम हो गया ज़्यादा। चलिए अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? इधर आगे पीछे किसी को कोई डाउट नहीं? नोट्स भेज दूंगी, नोट्स लिख लेना। पुराने नोट्स कंप्लीट है तुम्हारे प्रॉपर वे में? नवीन तो हंस रहा है, उसके है ही नहीं।